आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय स्थापना अभियान निरंतर जारी है। न्याय धर्मसभा एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। न्याय धर्मसभा के 111 न्याय प्रस्ताव हैं जो सभी सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संपूर्ण समाधान है। वही आप सभी इन बातों को बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर 111 प्रस्तावों की पूरी चर्चाएं निरंतर जारी हैं। प्रदेशों में एनडीएस की जूम मीटिंग्स भी चल रही हैं। और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कई प्रकार से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं न्याय विचार के। जनता को आप सब जानते हैं कि जानकारी के बिना बचाया नहीं जा सकता। समाज में एक जो चालाक वर्ग है वो निरंतर जनमानस को अपने कब्जे में लेकर और उसे अपना शिकार समझते हुए वैसा ही व्यवहार करना चाहता है जैसे कि कोई ग्रामीण लोग किसी मधुमक्खी के छत्ते से शहद जो उसमें एकत्रित भरा रहता है, मधुमक्खियां बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसे निरंतर एकत्रित करती हैं। छोटे छोटे काम शहद के लाला करके वो जमा करती रहती हैं बहुत लंबी प्रोसेस के द्वारा। वो मधुरस एकत्रित होता है और अचानक एक कोई ग्रामीण व्यक्ति जाता है और वो उसको छत्ते को निकाल देता है। उनके अंडे बच्चे सब नोच के उसमें से बाहर फेंक देता है और शहद का एक जो विशेष पोर्शन उसमें हिस्से में रहता है उसको वो निकाल लेता है। निकाल के उसको निचोड़ के और सब अपने बर्तनों में रख लेता है, उसे बेचता है या इस्तेमाल करता है। उस पर अपना पूरा स्वत्वाधिकार मानता है। तो मधुमक्खी जो इतने परिश्रम से शहद एकत्रित करती है उसका वो परिश्रम लगभग व्यर्थ चला जाता है और वो उसको सहन करने के अतिरिक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो वहां नीचे से देख करके कि मक्खियों, पक्षियों, पशुओं इत्यादि तमाम या पेड़ पौधों या नदियों, पर्वतों से आप कुछ भी खोद लाते हैं। पर्वत से खोद लाए, पत्थर उसका उठा लाए, नदी में गए उसका पानी उठा लाए, हवा से सांस खींच ली, मधुमक्खी के
छत्ते से निकाल लिया शहद, गायों भैंसों का दूध निचोड़ लिया। ये जो पीछे की प्रक्रिया है वो आप करते करते धीरे धीरे पहले तो जड़ पदार्थों पे अपना स्वत्वाधिकार मान करके और सब ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद वृक्ष वनस्पतियों पर स्वत्वाधिकारी हो जाते हैं और उससे सब कुछ ग्रहण करते हैं। पेड़ों पे लगे हुए फल फूल सब तोड़ लेते हैं और उसे अपना मानते हैं, हालांकि वो पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। फिर जैसा जड़ पदार्थों और वृक्ष वनस्पतियों के साथ आप करते हुए सब चीज प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ही धीरे धीरे पशु पक्षियों के साथ प्रारंभ करते हैं। उनका सब कुछ छीन लेते हैं और छीन करके ये मानते हैं कि वो सब आपका अधिकार है। फिर इसके पश्चात मनुष्यों के ऊपर आते हैं। मनुष्यों में जो ऐसे ही असमर्थ वर्ग है, अबल वर्ग है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी जमीन जायदाद छीनने लगते हैं, उसका मकान छीन लेते हैं, उसके अधिकार छीन लेते हैं, उसकी रोजी रोटी छीन लेते हैं, उसके द्वारा किया गया परिश्रम का प्रतिफल छीन लेते हैं। धीरे धीरे वो सभी चीजें आपके शिकार के रूप में दर्ज हो जाती हैं। आप उनको अपना शिकार घोषित कर देते हैं और इसी क्रिया में आप फिर आगे अगर बढ़ते चले जाते हैं, ये रुकता नहीं है क्रम, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर ग्रामीण जो असमर्थ बस्तियां हैं उनका शोषण शहर इसी प्रकार से करना शुरू कर देते हैं। फिर सामान्य शहरों को बड़े शहर, फिर तमाम बड़े शहरों को राजधानी, ऐसे करके क्रमबद्ध शोषण की प्रक्रिया चलती चली जाती है। फिर और आगे जाके जो भी कमजोर, अब अगर स्त्री वर्ग पूरा कमजोर सिद्ध हुआ तो फिर पुरुष ने अपना उसको भी आधिपत्य मान लिया और उसकी सहमति, असहमति, अनुमति, अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना आप उनका सबका उपभोग प्रारंभ कर दिए। तो कमजोर की सहमति या असहमति की प्रतीक्षा किए बिना आप सब कुछ उनका ग्रहण करने लगे, उनका सब कुछ खींच दिए। तो ये जो प्रक्रिया है कि आप मधुमक्खी से पूछते तो है नहीं, शहद निकाल लाते हैं, क्योंकि मधुमक्खी कमजोर है। फिर जब वो काट लेती है कभी कभी तो सोचते हैं कि अच्छा ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। ऐसे ही ये बात केवल दूध और मधु निकालने छीनने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि फिर उनका खून मांस भी छीनने और उन्हें मारने लगते हैं। तो धीरे धीरे सबल वर्ग का अबल वर्ग पर ये लगातार अत्याचार और दुर्व्यवहार बढ़ता चला जाता है। उनका शोषण, उत्पीड़न, उनकी सहमति के बिना उनका सब कुछ गायब कर लेना, छीन लेना, खींच लेना, ये सब धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो जो कमजोर पक्ष है वो धीरे धीरे मजबूत जो पक्ष है उसका शिकार हो जाता है। न्याय की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि ये क्रिया जो जड़ पदार्थों से लेके और ऊपर तक चली आ रही है कि जो भी ऊपर है वो नीचे वाले का सब कुछ लूट लेगा। क्या ये कहीं रुकना चाहिए था या इसे चलते ही चले जाना चाहिए? तो वास्तव में न्याय की जो दार्शनिक दृष्टि है वो ये कहती है कि ये सारी सृष्टि जो है दो भागों में विभक्त है।
उपभोग्य सामग्री और उपभोक्ता, दो भाग हैं। अब इन दो भागों में एक जड़ विभाग है, दूसरा चेतन विभाग है। तो आप जैसे पुराने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की करता है। ये जो सृष्टि है ये जड़ और चेतन दो भाग में बटी हुई है। तो इसमें जो जीव जंतु हैं सब, इनको चेतन सृष्टि कहते हैं। और जो हलचल नहीं करते, इनमें चेतनता, तो उनमें भागने के लक्षण नहीं है, उनमें स्थिरता है, जड़ता है। तो एक चंचल और दूसरा निश्चल। तो निश्चल माने जड़ और चंचल माने चेतन। तो जो जड़ विभाग है आप देखें उसमें क्या है कि अपने आप से वो नहीं चलते। जैसे पेड़ पौधे आपको चलते हुए नहीं दिखाई देते, उनमें जड़ता है। वो जहां लगे हैं वहां लगे हैं, वहीं जड़े जमाए बैठे। तो उनमें हलचल नहीं दिखाई देती, वो कहीं उठ के इधर उधर नहीं जाते, दौड़ नहीं सकते, अपना स्थान परिवर्तन स्वयं नहीं करते। कोई लकड़ी लुढ़का दे तो हवा से लुढ़क जाए, किसी और कारण से लुढ़क जाए, अपने से गति नहीं कर पाते। तो वो सारे के सारे जड़ विभाग है। पत्थर जहां रखा है वहां रखा है, मिट्टी के ढेरे जहां रखे हैं वहां रखे हैं, अपने आप से वो गति नहीं करते। तो जो अपने आप से गति नहीं कर पाते हैं वो स्थिर रहते हैं, निश्चल रहते हैं, वो स्वयं से गतिशील नहीं हो पाते, तो उनको माना जाता है जड़ विभाग। और चेतन विभाग क्या है कि जो दौड़ भाग करने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर जाता है बिना किसी बाह्य सहारे के। बाह्य कोई कारण नहीं है कि हवा ने धक्का नहीं मारा है, किसी दूसरे ने धक्का नहीं मारा है तो वो अपने से चला गया। तो ये दो विभाग हैं, एक चंचल एक निश्चल। सृष्टि में दोनों विभाग, इनको चेतन और जड़ कहते हैं। तो जितना भी जड़ विभाग है वो आप देखते हैं कि सभी जितनी जड़ वस्तुएं हैं उससे ऊपर, उन पदार्थों से ऊपर वृक्ष वनस्पति हैं। तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, समुद्र भरा हुआ है। स्वयं से पानी को कहो कि कहीं किसी तरफ ऊपर चढ़ जाओ, एक पेड़ पर खुद नहीं चढ़ता। अपने आप से बिना किसी सहारे के वो नहीं चढ़ता, उसे कोई दूसरा खींचे। पेड़ में जो सटिंग पावर है, जो सोखने की क्षमता है, कि लकड़ी सोखती है चीज को, उसे पानी, जैसे प्लाटिंग पेपर को रख दो किसी पानी पर तो उस पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, या पानी उसमें ऑब्जर्व हो जाता है। वो उसके मटेरियल के कारण, उस मटेरियल में कुछ ऐसे स्पेस है, पानी उनमें भर जाता है, तो आप उठाते हैं तो वजन हो जाता है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो किसी सचेतन कारण से सक्रिय नहीं हो पाती, वो सब जड़ विभाग में आती। तो उनको उपभोग सामग्री कहा जाता है, वो सब उपभोग्य हैं। और जो जीव जंतु हैं वो वास्तव में उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं।
तो जो जितना ऊंचे दर्जे का जीव जंतु है वो उतना अधिक सचेतन आपको मिलता है। मनुष्य तक आते आते ही बहुत सचेतन हो जाता है, और सचेतनता के कारण इसमें संवेदना है, इसमें दर्द की अनुभूति है, इसमें बुद्धि है, ज्ञान इत्यादि की सामर्थ्य है, दर्द की अनुभूति है। जो जितना सचेतन है उतना ज्यादा दर्द की अनुभूति करता है। तो दर्द जब अनुभव होगा तो उसे तकलीफ होगी। आप जब उसका कुछ छीनेंगे तो तकलीफ होगी, उसका ब्लड निकालेंगे तकलीफ होगी, उसका मांस नोचेंगे तकलीफ होगी, हाथ उखाड़ेंगे तकलीफ होगी, पैर उखाड़ेंगे तकलीफ होगी, उसको उसका सामान लेके भागेंगे उसको तकलीफ होगी, बाल नोचेंगे उसका तकलीफ होगी। किसी जीव जंतु को आप जितना उसका कुछ खींचतान करते हैं उतना उसको तकलीफ होती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे सभी प्राणियों का जिनका कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, जिनको तकलीफें होती हैं, उनका कुछ खींचने से उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो जहां जहां से दर्द प्रारंभ होता है वहां वहां से उनसे कोई चीज खींचना रुकना चाहिए, और प्रतिफल के रूप में उन्हें कुछ दे करके बदले में उसका रिप्लेसमेंट आप प्राप्त करते हैं। जैसे जब आप गाय से दूध प्राप्त करते हैं, उसका दूध धोते हैं, तो उसके पहले आप उसे चारा, पानी, सारी सेवाएं उसे दे रहे होते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसे चारा पानी देते हैं, उनकी उतनी सेवाएं आप करते हैं और उनसे प्रतिफल स्वरूप आप कुछ प्राप्त करते हैं। तो ये छीन झपट की परिभाषा में नहीं रहता, तो ये शिकारी शिकार की परिभाषा में नहीं आता। आप उन्हें कुछ देते हैं और उन्हें सता नहीं रहे होते हैं। गाय को जब दूध आप निकालते हैं उसे सताने की क्रिया नहीं है, उसे मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की ये क्रिया नहीं है, क्योंकि दूध जो है वो एक सामान्य भाव से ही उसमें जनरेट हो रहा है और वो उसे देने के लिए आतुर है। कुछ लोग कहते हैं कि आप खून मांस खाएं या दूध पिए, सब एक ही बात है। नहीं नहीं, वो एक ही बात नहीं है। जिन जिन बातों में वेदना है, मांस जो दूसरे का खींचने के लिए कहा गया है, गलत, वो इसी आधार पर कहा गया है कि उससे उनको पीड़ा होती है। दूध निकालने से पीड़ा नहीं होती, बल्कि उनको प्रसन्नता होती है। दूध न निकालने से बल्कि उनको पीड़ा हो सकती है कि उनका थन टाइट हो जाए, स्तन टाइट हो, तो वो उनको दिक्कत होगा, बल्कि उसको डॉक्टर कहता है निकालो, क्योंकि वो प्रोडक्शन देने के लिए है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए। कई लोग कहते हैं बछड़े का हिस्सा मारे लेना। अरे बछड़े का हिस्सा नहीं मारे लेना, बछड़े को भी पिला दो और तुम भी पियो। किसान से आप अनाज ले लेते हैं तो किसान का शोषण थोड़ी, किसान को पैसा दे दिया आपने, उस पैसे से वो कपड़े खरीद लेता है किसान, क्योंकि कपड़े तो उगाएगा नहीं। किसान ज्यादा से ज्यादा रुई उगा सकता है, लेकिन कपड़े तो मिल में बनेंगे, कारखाने में बनेंगे, फैक्ट्री में बनेंगे। तब फिर किसान के पास तो फैक्ट्री नहीं होगी, तो कपड़े कैसे बनाएगा? मशीनें कहां है कपड़े बनाने की उसके पास? आप उसे अनाज के बदले कुछ दे रहे होते हैं, तो इसमें ना कोई शोषण है ना कोई लूट। क्रय विक्रय का जो सिद्धांत है इसे न्याय कहते हैं, इसीलिए न्याय का संबंध हमेशा वाणिज्य से ही है। उदाहरण के लिए भी आप देखिए, वाणिज्यिक जो तराजू है वो न्याय का प्रतीक है। क्रय विक्रय को ही लेन देन अथवा व्यवहार कहते हैं, व्यवहार को ही न्याय कहते हैं। पारस्परिक आदान प्रदान, पारस्परिक कोई लेन देन, पारस्परिक कोई क्रय विक्रय, ये सब यदि संतुलन हो इसमें तो इसे न्याय कहते हैं। संतुलन, इसलिए तराजू को संतुलन कहते हैं, जहां पे कांटा सीधा हो जाता है।
जितना इधर उतना उधर, मतलब जितना लेना उतना देना। अगर कोई चीज ले रहे हैं तो उतना देनी, तो लेन तो देनी। यदि ये बैलेंस है, संतुलित है, तो ये जस्टिस है। आपने किसी से पेन लिया, पेन 10 रुपए मूल्य वाला है, तो आप यदि उसको 10 रुपए दे देते हैं और फिर पेन लेते हैं उससे, एक दुकान पर गया, आपने पूछा पेन कितने का है, उसने कहा 10 रुपए। अब आपने उसको 10 रुपए दिया और 10 रुपए का पेन उससे दिया, अब क्या हुआ? दोनों सहमत हैं, आप 10 रुपए देने के लिए सहमत हैं, वो आपको 10 रुपए का वो पेन देने के लिए सहमत है, तो दोनों की सहमति से हुआ, दोनों सहमत हैं। जहां पर दोनों की सहमति हो लेन देन कि वो 10 रुपए लेने के लिए तैयार है, वो पेन उससे लेने के लिए तैयार है, तो आप 10 दीजिए उनको और उनसे पेन ले लीजिए। एक दुकान पर गया, दुकान वाले को 10 रुपए दिया, पेन आपने प्राप्त कर लिया। अब ये जो आदान प्रदान हुआ है, इसमें दोनों की सहमति है। अगर वो जबरन आपके जेब से 10 रुपए निकाले, आपको पेन ना दे, तो इसे कहेंगे ये संतुलन नहीं है, इसमें दोनों की सहमति नहीं है इसमें। तो जहां पर सहमति और संतुलन हो वहां पर न्याय है, जहां पर न्याय है वहां पर धर्म है। इसीलिए अपना जो राजनीतिक दल है वो न्याय धर्म सभा के नाम से प्रसिद्ध है। सभा माने एक समूह, सभा माने सभ्य लोगों का जमावड़ा है, समूह, जहां पर सभी लोग बैठ करके कोई चर्चा करें उसे सभा कहते हैं। जहां सभी लोग बैठ के चर्चा करें, किसी ग्रुप के सभी मेंबर जहां बैठकर चर्चा करें उसे सभा कहते हैं। तो न्याय धर्म सभा न्याय को प्रतिष्ठित, प्रचारित, प्रकाशित, क्रियान्वित, निष्कर्षित करने की एक सभा, इसीलिए इसका नाम न्याय धर्म सभा है। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय का संबंध ऐसे लेन देन से है जिसमें सहमति, परस्पर स्वीकृति और संतुलित आदान प्रदान, जितना लेना उतना देना। तो ये जो बराबरी का, ये जो समानता का लेन देन है इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, उसे न्याय कहते हैं। तो ये जो संतुलित लेन देन है, परस्पर सहमति पूर्वक किया गया संतुलित लेन देन, कोई सहमत है कि आप 5 रुपए में, उसने कहा 10 का पेन है, लेकिन ग्राहक ने कहा हम तो 5 रुपए देंगे, तो उसने सोचा विचारा और उसने कहा कि नहीं 5 रुपए में कम है, आप ऐसा कीजिए आप 8 रुपए दे दीजिए। इसने कहा नहीं हम 5 से अब आपको भाई 6 दे देंगे। तो उसने कहा चलो ना हमारी ना आपकी 7 पे डन करो, तो आप 7 में राजी हो गए। अगर आप 7 उसे देने राजी हो गए और वो 7 रुपए में आपको पेन देने राजी हो गया, तो आप यहां पर पारस्परिक सहमति से उपस्थित हुआ संतुलन साबित हो गया। सहमति अगर है तो कोई भी अमाउंट पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। 10 वाला 7 पर भी संतुलन बिंदु उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि बेचने वाला सहमत है 7 रुपए में बेचने के लिए, उसको जबरदस्ती नहीं ले रहा है। बातचीत से तर्कों के द्वारा ही जो निर्णय होता है उसे ही न्याय कहते हैं। अब देखते हैं न्यायालय में क्या होता है।
एक वकील इधर है, एक वकील इधर है, दोनों तर्क कर रहे हैं। तर्क माने बहस कर रहे हैं। ये अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 रुपए का, ये कह रहे हैं नहीं 5 रुपए का। वो कह रहे हैं 10 रुपए का, ये कह रहे हैं नहीं 5 रुपए का। अंत में फैसला हुआ कि भाई 7 में ही डन। तो तर्क देते देते दोनों सहमत हो गए, ग्राहक और दुकानदार, यानी क्रेता और विक्रेता। क्रेता और विक्रेता यानी पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क करते हुए जहां पर जिस मुद्दे पर परस्पर सहमत हो जाते हैं उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हुआ? जहां पर तर्क करते हुए दोनों पक्ष पारस्परिक सहमति के बिंदु पर आ जाते हैं, तो वो जो परस्पर सहमत होने वाला जो बिंदु है, जिस स्थान पर जाके वो सहमत हुए हैं, वो क्या है? संतुलन। इस संतुलन की स्थापना पर ही न्याय के फैसले होते हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने से नहीं रख पा रहे हैं जो लोग, तो कोई तार्किक वकील ढूंढ देते हैं कि हमारी तरफ से हमारा वकील बोलेगा, क्योंकि हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारा वकील हमने किया। तो उसने कहा कि उसका वकील बोलेगा, और दूसरा पक्ष कहता नहीं हम स्वयं बोलेंगे, हम बिना वकील के अपनी बात रख लेंगे। तो चलिए भाई, दोनों लोग अपना लगे। वाणिज्यिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि एक कोई किसान है, वो गया बेचने, और उसको तर्क करना नहीं आता, मोल भाव करना नहीं आता, तो उसने अपनी तरफ से एक वहां बैठे रहते हैं दलाल, मंडी में लिखा हुआ, और अपनी तरफ से उसको बोलता है कि आप हमारा बिकवा दो। तो वो उसको 1-2 रुपए कमीशन दे के, 1-2%, और कहता हमारा बिकवा दोगे तो हम आपको 1% कमीशन दे देंगे, बिकवाओ। तो वो उसका माल बिकवा देता है बातें करके। तो ये बात करना ही, बातचीत करना वाणी से होता है। तो जो इस क्रय विक्रय में इस बातचीत को करता है उसे वणिक कहते हैं, क्योंकि वाणी से ये तर्क होते हैं। तर्क शक्ति को वाणी कहते हैं। तो इसीलिए इस क्रिया को वाणिज्य कहते हैं। क्रय विक्रय की सभी क्रियाएं वाणिज्य कहलाती हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा ही ये निश्चित होती है। संतुलन बिंदु किससे आता है? यही तर्क वितर्क से। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो बातचीत चल रही है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, तो वाणी का प्रयोग हो रहा है। इस आधार पे जो एक फाइनल संतुलन बिंदु आएगा, वहां पर फैसला हो जाएगा, न्याय हो गया। इसलिए क्रय विक्रय को न्याय का प्रतीक माना जाता है, जहां पर ओपन मार्केट हो, दोनों बातें करके जहां तय करें, बातचीत से जहां फैसले हों, दोनों पक्षों में बातचीत के द्वारा जिस बिंदु पर वो सहमत हो जाते हैं उसे संतुलन बिंदु कहते हैं, और वो संतुलन बिंदु न्याय का प्रतीक होता है। इसीलिए संतुलन जो तराजू कहलाता है, उसको न्याय के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि न्यायालयों में एक तराजू लगा रहता है, सुंदर सा। दुनिया के सभी न्यायालय, न्याय की देवी को भी देखा होगा आपने, तो एक हाथ से वो तराजू ले रहे, तराजू लेके वो खड़ी। तो न्याय की देवी तराजू लेके क्यों खड़ी है? क्योंकि तराजू न्याय का प्रतीक है। 2 पलड़े हैं उसमें, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन दोनों पलड़े ऐसे ऐसे तौलते 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 एक समय ऐसा आता है कि दोनों ऐसे आमने सामने आ जाते हैं, तो कांटा सीधा हो जाता है, बीच में कांटा लगा रहता है, इधर उधर करता है। तो वो सीधा हो जाने पर उसे कहते हैं संतुलन बिंदु आ गया, जहां पर दोनों पलड़े संतुलित हो गए, ठहर गए। 1 किलो का बाट इधर रखा है, 1 किलो का इधर आप मिठाई तोल रहे हैं, तो इधर बाट रखा है, इधर मिठाई रखी है, मिठाई का डब्बा रखा है, दोनों आप तोल रहे हैं, और उसमें थोड़ा दब रहा है तो एक निकाल लिया, थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा सा और चढ़ा दिया। और जहां दोनों संतुलित हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये डन, संतुलन बिंदु आ गया, फैसला हो गया, अब 1 किलो हो गया आपका तौल। तो ये जो संतुलन बिंदु है,
इसी पर लेन देन हो जाता है। अब आप तोल के जैसे संतुलित करके रखते हैं, तुरंत ग्राहक इसे स्वीकार कर लेता है। और आप जिस किलो के रेट की 100 रुपए किलो अगर आपने उसको मिठाई दी तो 100 रुपए वो आपको देगा और आप उसको एक डब्बा मिठाई देंगे 1 केजी। तो वो लेके गया, कितने पर तैयार हुआ? जहां संतुलन स्थापित हो गया। अगर कम होता तो वो कहता फिर 100 रुपए नहीं देंगे। अगर 100 रुपए केजी और 1 केजी में वो कम दिखा रहा है तो कहेगा संतुलन करो, ठीक से तौलो, बराबर करो इसको, तो एक और चढ़ाओ, अभी कम हो रहा है। तो जब चढ़ाओगे लेवल हो जाएगा तो कहेगा अब ठीक, बैलेंस हो गया। संतुलन बिंदु आते ही फैसले हो जाते हैं, लेन देन हो जाता है। तो सारे लेन देन, आदान प्रदान, आवक जावक जिस संतुलन बिंदु पर होते हैं उसे न्याय कहते हैं। तो किन्हीं दो पक्षों के बीच में इस संतुलन बिंदु के सहारे सब फैसले किए जाएं, दोनों के हिताधिकारों के, सभी लेन देन के। तो जब भी आप किसी की जमीन छीनने जाएं तो वहां पर दोनों की सहमति का संतुलन ढूंढें। तो जमीन किसी की, मान लीजिए कि आप 1000 स्क्वायर फुट जमीन किसी की ले रहे हैं, उसने कहा कि ये 1 लाख रुपए में देगा। आपने अगर उसको 1 लाख रुपए में, दोनों का सौदा हो गया, दोनों सहमत हो गए, तो 1 लाख रुपए में डन। अब 1 लाख रुपए आप दीजिए उसको, तब आप प्लाट ले लीजिए। तो क्या होगा? ये लेन देन जो होगा वो न्याय संगत होगा, क्योंकि दोनों उस सौदे के लिए 1000 स्क्वायर फुट के लिए 1 लाख रुपए के लेन देन पर ये तय हुआ। तो संतुलन बिंदु जो है वो 1 लाख रुपए पर आके टिका है। 1000 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 1 लाख। तो 1 लाख रुपया बराबर 1000 वर्ग फुट भूमि दोनों के बीच में तय हो गया। अब तय हो गया, तर्क वितर्क के जरिए सहमति हो गई उस पर। तो अब लेन देन अगर इसका हो जाएगा तो यहाँ न्यायालय का जो न्याय है, तराजू, वो सीधा है, ये जस्टिस चल रहा है। लेकिन जिसपे सहमति हुई थी उसने 1 लाख रुपए दिया नहीं और उसकी जमीन कब्जा दिया, तो इसे कहते हैं कि संतुलन यानी सहमति की जो शर्त थी उसका उल्लंघन हो गया है। 1 लाख रुपए पर सहमति हुई थी, दिया नहीं, तो इसे अन्याय कहते हैं। जहां पर न्याय नहीं होता उसे अन्याय कहते हैं। अन्याय माने न्याय नहीं। तो जहां पर न्याय नहीं है वहां पर यह मसला न्यायालय का हो सकता है। तो ये दोनों पक्षों में से कोई भी जिसके साथ अन्याय हुआ हो वो कोर्ट जा सकता है कि उसको 1 लाख रुपए दिए बिना ये प्लाट उसका ले लिया गया। तो दूसरे किसी को भी जिसमें संवेदना है, कोई भी जीव है, उसका कुछ भी छीन रहे हैं तो उसको प्रॉपर चुकाइए। अगर आप उसका मूल्य नहीं चुकाते हैं और उसका सामान प्राप्त कर लेते हैं, उसकी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कोई भी जो व्यवहार है दो पक्षों के बीच में, क्या वो न्याय संगत हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब न्याय नहीं हो रहा है। तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में है दुनिया में। जहां भी अन्याय हो वहां पर एक न्यायालय, सार्वजनिक न्यायालय बना दिया गया, वो इसको संज्ञान में ले और इस पे न्याय का फैसला दे स्वयं। जो न्यायालय चुप रहता है वो खतरनाक है। वो कहता है कि वो सहमत होंगे इसलिए मुझे संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां पर सहमति है वहां संतुलन नहीं हो सकता है। वो डर के मारे ना जा रहा हो न्यायालय के रास्ते में, मारेगा दूसरा। कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना अनिवार्य है।
कोर्ट को चाहिए कि इन सभी मामलों का संज्ञान ले, जांच करे और उसकी भरपाई करवाए। कोई उपहार देना चाहता है तो एक अलग बात है, तो उसको उपहार के रूप में कोर्ट दर्ज कराए, उनको बुला करके इसको कंफर्म करे कि उपहार ही दे रहे हो तो उपहार का क्या कारण है, कोई रिश्तेदारी है, नातेदारी है, क्या ऐसा धमका तो नहीं रहा है, धमका के बोल रहा हो कि तुम उपहार दे दो, धमकी भरा उपहार तो नहीं। सहमति और प्रेम के कारण है, तो सहमति है तो आप कुछ भी जो लेन देन हो रहा है वो सब सहमति पूर्वक है, तो ये न्याय का विषय नहीं रह जाता, इसलिए कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। आज के जमाने में लोग कहते हैं जब शिकायत ही नहीं, इसका मतलब सहमत है, कंप्लेंट हुई है तो जाइए कोर्ट, अगर कंप्लेंट नहीं है तो कोर्ट इससे चुपेगा। कोर्ट अगर नहीं जाते हैं तो कोर्ट ये मानता है कि उनकी सहमति से लेन देन हुआ, मार पिटाई भी हुई है तो कहता है सहमत हो गए तुम लोग, कुटने वाला सहमत होगा, यहां आना कूटो, इसीलिए तो गया नहीं। लेकिन उल्टा है, अभी कुटाई भी चल रही है, वो जा भी नहीं पा रहा है, जाता है तो पुलिस भी कूट रही, इस डर के मारे नहीं जा रहा। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट टू गो देयर एंड टेक द एक्शन प्रॉपर, सूचनाएं वहां से प्राप्त करें, संज्ञान ले उसका, प्रॉपर एक्शन और फैसले तक ले जाए उसको। जब तक ये सहमति उसके सामने कोर्ट के समक्ष प्रमाणिक सार्वजनिक रूप से ना हो जाए तब तक कोर्ट इसमें दखल करे, स्वयं संज्ञान ले और सेम डे फैसला दे। यदि बासी फैसला होता है तो वो न्याय नहीं होता। बासी क्या है? जिस दिन घटना हो रही है उसी दिन फैसला होना चाहिए। बासी फैसला का मतलब है कि जब वो दिन गुजर जाए उसके बाद बोलोगे कि अगली डेट, जो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, आपने डायलॉग सुने होंगे, ये बदनाम है। कोर्ट की ये जो प्रक्रिया है बदनाम क्यों है? तारीख पर तारीख। बासी फैसला न्याय नहीं होता। बासी खाना भी आपको बीमार कर सकता है। इसलिए कोर्ट को चाहिए कि बासी ना करे, काम को ताजा रखे। इसके पहले कि गवाह बदल दिए जाएं, गवाह मार दिए जाएं, गवाह को धमका दिया जाए, सबूत मिटा दिए जाएं, आप तुरंत जाइए, वहां सब मौजूद है। पूरी घटना अभी हुई, कोर्ट को तुरंत घटना के समय पहुंचना होगा और पुलिस की भूमिका समाप्त करनी होगी। घटना घटने तक ही पुलिस की भूमिका होनी चाहिए। घटना घटने के बाद पुलिस की कोई भूमिका उस मामले में नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट कोर्ट अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुला सकती है, लेकिन उस घटना के लिए नहीं। उस घटना के लिए पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस तो अब इन क्वेश्चन होनी चाहिए। क्या कि कैसे घट गई घटना, जवाब दो, इन पर एक्शन की जरूरत है। उल्टा हो रहा है, घटना घटने के बाद पुलिस की कार्यवाही प्रारंभ होती है। पुलिस की कार्यवाही नहीं चाहिए, पुलिस पर कार्यवाही चाहिए। कोर्ट को चाहिए कि पुलिस को नोटिस दे कि घटना कैसे घट गई। आपको सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, चोरी कैसे हो गई? आपको सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, हत्या कैसे हो गई? आपको सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, अपहरण कैसे हो गया? आपको सुरक्षा के लिए, जब जान माल की सुरक्षा के लिए ही पुलिस बल था और पुलिस बल के होते हुए भी सब घटनाएं घट रही हैं, तो पुलिस बल की जरूरत कहां बची? इसका मतलब ही फर्जी, वो सजग नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध माननी चाहिए। पुलिस इसमें लापरवाह है। चोरी का ना होना ये पुलिस की जिम्मेदारी है।
घटना का ना होना, हत्या का ना होना, बलात्कार का ना होना, शोषण अत्याचार का ना होना, कहीं भी अन्याय ना होने पाए, ये देखना किसका काम है? पुलिस का। और जब अन्याय घटित हो गया तो अब जो है न्यायालय का काम प्रारंभ होगा। अब मामला सीधे न्यायालय जाना चाहिए। लोग कहते हैं पुलिस को रिपोर्ट होना चाहिए, ना ना ना, पुलिस को रिपोर्ट की क्या जरूरत? घटना घटित हो गई तो अब कोर्ट जो है, कोर्ट को सूचना जानी चाहिए और कोर्ट वो उसको आदेश दे कि आप खेल रहे। कोर्ट उससे जवाब मांगे कि घटना कैसे घटित हो गई, जाकर घटित नहीं होनी चाहिए। और जो भी हानि हुई है, अगर उसका कोई अपराधी प्रॉपर नहीं मिल पाता और उसकी भरपाई की जिम्मेदारी सरकार के पास आती है, तो पुलिस विभाग को जो पेमेंट किया जाना है उसमें से डिडक्ट होना चाहिए। और सबकी तनख्वाह से उतना काट के उसको पेमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सबकी जिम्मेदारी थी कि वहां घटना ना घटित होने पाए। और ऊपर सारे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, तो सबकी तनख्वाह में चाहे वो 2-2 रुपए कटे, लेकिन कटना चाहिए और वो इकट्ठा करके उसको पे दिया जाना चाहिए, जो भी 2-4-5 हजार का नुकसान हुआ हो किसी। इस तरह से प्रत्येक घटना की जवाबदारी पुलिस की होनी चाहिए और पुलिस को नोटिस मिलना चाहिए, रिपोर्ट नहीं। कोर्ट की नोटिस चाहिए, जनता की रिपोर्ट नहीं। एफआईआर की जरूरत पुलिस को कहां है? एफआईआर की जरूरत तो कोर्ट को है। कोर्ट में आप एफआईआर दर्ज कराइए और कोर्ट जो है उस मामले को अपने हाथ में ले सीधे, पुलिस के हाथ में न जाने दे। पुलिस रफा दफा बेईमानी बदमाशी करने लग जाए, कोर्ट के पास आना चाहिए, कोर्ट सीधे फैसला करे। रफा दफा करने की क्या जरूरत? कहीं अन्याय हुआ है तो न्याय करना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। और जांच करने की क्या जरूरत है इसकी? कह रहे हैं पुलिस जांच कर रही है। अरे पीड़ित हुआ, आप जांच की कहां जरूरत? पीड़ित हो चुका है कोई, उसका आप उपचार कीजिए, पीड़ित का उपचार कीजिए, पीड़ित की क्षतिपूर्ति कीजिए और दोषी को आप तलाशते रहिए बाद में। और जो भी दोषी ठहरे उसका फैसला तो उसी दिन होना चाहिए। कोई दोषी नहीं है तो बाद में घटना कैसे घटित हो गई जब कोई दोषी नहीं? तो देखो, घटना कहीं झूठ ना बोल रहा, अगर झूठ बोल रहा है तो उसी पर एक्शन होना चाहिए, सही बोल रहा है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये सब देखना कोर्ट का काम है। कोर्ट फिर उसको कुछ दिखवाना है तो कोर्ट पुलिस को भेजेगी, जाओ देखो क्या था मन। और स्वयं स्पॉट पर कोर्ट को जाना होगा, मोबाइल वैन होनी चाहिए उसके पास। जैसे 108 नंबर के हॉस्पिटल की इमरजेंसी की गाड़ियां होंगी, वो लेके जाती है। उसी तरह से कोर्ट का मामला होना चाहिए कि एक पूरी कोर्ट सजा सजाया उस गाड़ी के अंदर होना चाहिए और उसमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए फैसला देने की। कोर्ट के कर्मचारी 2-4 उसमें बैठे हुए होने चाहिए और कोर्ट पूरा वहां पहुंचना चाहिए। वो तत्काल उसकी सारी बातों की समीक्षा करे, तुरंत फैसला। पीड़ित पक्षकार की भरपाई करवाए, बात समाप्त हुई। अब वसूली का जो काम है वो दोषी पक्ष खोज होगी, उससे वसूल करना पुलिस का काम है, वसूल करती है। पुलिस को आदेश दे कि अब तुम वसूल करते हो, जाओ, ये रहा तुम्हारे पास। पुलिस का काम कोर्ट की आज्ञा का पालन करना है, कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट करना है। पुलिस तो पूरी सौदेबाजी में जुटी हुई, बुलडोजर लिए चली जा रही, कोर्ट तक मामले नहीं गया, पुलिस बुलडोजर लिए घूम रही, किराए दे रहे हैं लोग, घर, दुकानें किराए दे रहे, मकान किराए दे रहे, बता रही हैं अपराधी है। अपराधी है तो अभी कैसे पता चला? कह रहे हैं बहुत दिनों से अपराधी, बहुत दिनों से। तो अपराधी को रखा क्यों था समाज में?
मकान बनाने की अनुमति क्यों दी? अपराधी को मकान बनाने की अनुमति जो दे रहा है, दोषी तो वो भी है, तो उसका भी गिराव कर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक दोषी तो ऊपर ही रहता है, दोष हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे वाले वैसे भी दोषी नहीं माने। ऊपर ही ठीक करो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी व्यवस्था वैसी जनता, तो व्यवस्था दुरुस्त करो, राजकीय व्यवस्था दुरुस्त हो तो जनता सब ठीक हो जाती है। तो पुलिस को तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं, पहले मामला कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट जो फैसला दे वो, और कोर्ट को उसी दिन फैसला देना हो। कोई फरार हो गया है केस करके तो कोर्ट कह रही है कि जब है ही नहीं, मुजरिम नहीं मिल रहा तो कैसे फैसला देंगे? तब तो और सरल है फैसला, तब तो एक ही मिनट में हो जाएगा कि भाग गया, मैंने सब मंजूर है, उसको किया है तभी तो भाग गया, नहीं तो डटा रहता हूं। अब तो अगर कोई अपराध करके फरार होता है तब तो मामला बिल्कुल ही साफ है। आप उसको सूचना डालिए, सूचित कीजिए, टेलीफोन कनेक्शन लगाइए, उसको रिंग करिए, सूचना दीजिए कि आपके खिलाफ ये केस आया है और आप फरार क्यों हैं, जल्दी अपना पक्ष रखिए, अन्यथा आपके ये माना जाएगा कि आपने ये कर्म किया है और इसमें इतनी हानि हुई है तो आपके खाते से रिकवर की जा रही है। बात खत्म हो गई। अब भागे फरार हो, तुमको जहां जाना जाओ। अपराध अगर संगीन है, जघन्य है, तो पहली बार में ही उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, उसकी सारी सेवाएं सुविधाएं खत्म। अगर मध्यम है तो 2 बार में समाप्त होनी चाहिए, अगर सामान्य अपराध करता है तो 3 बार में समाप्त होनी चाहिए नागरिकता। तो नागरिकता समाप्त करो, उसका घर गिराने की क्या जरूरत? उसको नागरिक ही क्यों बनाते हो? घर बनाए क्यों बस्ती? उसको बस में चलने का टिकट क्यों? उसको कहीं भी जो अपराध करते हैं उनको एक तो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, उनको टिकट भी मिले तो काले रंग का, ट्रेन का डब्बा भी मिले तो उनका काले रंग का होना चाहिए, काले पानी उतारना। अपराध जो है ब्लैक लिस्ट है, तो ये सब स्पष्ट होना चाहिए कि भाई ये अपराधी हैं तो इनका सब काले रंग का मामला है, सब काले रंग से इनका पुता होना चाहिए सब कुछ, ताकि जहां जाए पता चल जाएगा अच्छा ये फला है। अब 3 बार केस हो गया है सामान्य अपराध तो बस नागरिकता भी खत्म। अब काले रंग की जरूरत नहीं, बचाने को फेंको बाहर, बस्ती की सीमा रेखा के बाहर उनको अनकैद घोषित करो, सीमा के अंत में जिन्हें त्याग दिया जाए उनको अनकैद बोलो, तो वो बाहर चले जाएंगे, बात हो जाएगी समाप्त। समाज में अपराधी को टिकाए हुए हो तो अपराध तो होंगे, टिकाते क्यों हो, नागरिक बनाते क्यों हो? अपराधी को नागरिकता देने की जरूरत क्या है? राष्ट्र के भीतर, बस्ती के भीतर नहीं, उनको जंगलों में रहना, उनको कहो हाँ आप जंगल में रह सकते, जंगल में कोई पुलिस पकड़ने नहीं जानी चाहिए कि अपराधी को कई पुलिस लोग जंगल में ढूंढ रहे हैं, काहे ढूंढ रहे? बस नागरिकता खत्म करो कि हमारा जंगली आदमी है, बस्ती के कानून पसंद नहीं है उसको, तो वो भी एक कैटेगरी है। पुलिस जंगल में क्यों ढूंढने जा रहे, उनको रहने तो जंगल में मंगल करें। कुछ लोग को तो वहां पे डाकू लोग, चोर चक्के लुच्चे लफंगे सब जंगल में रहो बंदर के साथ, बंदर भी चोर चक्का ही है, कौन सा कमा के खा रहा है? आज तक किसी बंदर ने कभी केला संतरा का बगीचा लगाया और खा पूरा रहा है ठसके के साथ रोज? तो किसका माल उड़ा है? सब दूसरों का। इसका मतलब अंदर बंदर जितने भी पशु पक्षी जितने भी हैं वो सारे के सारे ही क्रिमिनल रहते हैं, इसीलिए उनको जंगल दिया जाता है। तो सब वनवासी, उनको उगाना है नहीं, उपार्जन करना नहीं है, अपहरण करके खाना है, तो उन्हें जंगल में छोड़ो। ये छोटी छोटी बात भी आप सामाजिक रूप से सभ्य नहीं हो पाए, नहीं सीखे, तो उसका परिणाम भुगतेंगे, समाज जंगल हो जाएगा, सारे अपराधी रहोगे समाज में। तो जो भी संतुलित इस न्याय को नहीं स्वीकार करता उसको समाज में रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बाजार में हो जाएगा तो 10 रुपए का पेन जो है वो लेगा, लेकिन 10 देगा नहीं, सामने वाले पेन लेके भाग जाएगा।
तो ऐसे आदमी को समाज में सदस्यता अथवा राष्ट्र में नागरिकता नहीं दी जा सकती। आप इस सिद्धांत को समझ रहे होंगे कि न्याय का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। ये न्याय का सिद्धांत जितना समाज को जानकारी दी जाएगी, समाज इसको प्रेम करेगा। मनुष्य है तो मनुष्य को न्याय प्रियता उसकी स्वाभाविक है, बशर्ते कि वो इसे जानता हो। न्याय धर्म सभा इस न्याय के प्रचार प्रसार और इसकी प्रतिष्ठा के लिए काम कर रही है। सभी लोग न्याय के सिद्धांत को ठीक से समझें, जानें और इसका प्रचार प्रसार करें। न्याय संबंधी तरह तरह की बुक्स और सभी तरह की प्रचार सामग्री सब न्याय धर्म सभा के पास मौजूद है। लोग इसे मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पूरे 111 पुस्तकों को इसके धीरे धीरे अध्ययन करके जानते रह सकते हैं और पूरे समाज में इसका प्रचार प्रसार करके एक न्यायशील समाज का गठन कर सकते हैं, न्यायशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो राष्ट्र न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगा, ऐसा कोई भी सत्यात्मक न्यायशीलता पर आधारित राष्ट्र ऑटोमेटिकली सार्वभौमिक हो जाएगा। उसको किसी को हराने नहीं जाना पड़ेगा। सारी दुनिया के सभी जो मानवीय शरीरधारी लोग हैं, जो पशुतुल्य नहीं हैं, जो अपराधी नहीं रह गए हैं, पशुतापूर्ण नहीं हैं, अपराधयुक्त अपराधलिप्त, वे सब इसको स्वतः स्वीकार करें। और पूरी दुनिया में ये परस्पर सहमति पर आधारित संतुलन बिंदु यानी न्याय का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए व्यवहार है, स्वीकार है। पूरी दुनिया इसे धीरे 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 धीरे, भारत में आप देखेंगे इसके समर्थक बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। गैर अपराधी सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे। केवल क्रिमिनल माइंड जो अपराधी पशु तुल्य रह गया है उसे छोड़कर बाकी सारी दुनिया चाहती है कि तर्कों द्वारा फैसले हों, बाजार में तर्कों द्वारा सभी क्रय विक्रय हो, लेन देन हो। कोई भी परस्पर सहमति जिस बिंदु पर होती है उससे हट करके कोई भी लेन देन, कोई भी क्रय विक्रय ना हो। जहां कहीं भी कोई लेन देन है, आप किसी का अमरूद लिए चल पड़े, 5 रुपए का अमरूद है तो आपने चुकाया है, इसका मतलब ये संतुलन नहीं है, यहाँ तो न्याय नहीं हुआ है, इसलिए 5 रुपए दीजिए और एक अमरूद दीजिए जाइए। और जो ऐसा नहीं करता उसको पुलिस नहीं, न्यायालय उसका संज्ञान है और ये 5 रुपए अमरूद वाले को दिलवाए। तो छोटी छोटी चीजों में एक चॉकलेट भी अगर आप लेके किसी की भागते हैं, उसका 1 रुपया मूल्य नहीं चुकाते हैं, तो ये कोर्ट का मसला है। कोर्ट को चाहिए कि तुरंत संज्ञान ले, इसकी सूचना ग्रहण करे, पता करे कि कहां किसके साथ ऐसा हो रहा है। और अपने हर जगह कोर्ट को चाहिए कि हर जगह अपने सूचना दायक केंद्र बना के रखें। हर ग्राम ग्राम में होने चाहिए जो उसको प्रॉपर सूचना दे सके कि कहाँ कोई घटना घटी बाजार में, उसका आदमी हर जगह उपस्थित रहना चाहिए। उनके कैमरे लगे होने चाहिए, कोर्ट उसको देख सके कि बाजार में कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं विवाद तो नहीं हो रहा, तुरंत उसको बुलाए कि विवाद वहां करना मना है, विवाद यहाँ लाओ ना, जो भी विवाद यहाँ पहुंचाओ। कोर्ट में पक्ष विपक्ष बैठेंगे, वो फैसले देंगे और तुरंत देंगे, चिंता मत करो, आपस में मत लड़ो। आपस में अगर कोई लड़ता है तो इसका मतलब दो नागरिक आपस में लड़ते हुए बताते हैं कि वो कानून अपने हाथ में ले चुके हैं। किसी को कोई शिकायत है किसी से तो उससे नहीं लड़ना है, आपको ये बात कोर्ट में कहनी है। लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि कोर्ट सुन नहीं रहा। कोर्ट अगर इन आवाजों को सुनने लग जाए तो लोगों के बीच में लड़ाइयां और विवाद मोहल्ले मोहल्ले में भी, घर घर में भाई भाई जो हो रहे हैं, ये अपने आप रुक जाएंगे। शिकायत होने पर ये आपत्ति तुरंत कोर्ट में दर्ज होगी और ऑनलाइन होगी तो मोबाइल में ऐसे करके सेंड कर दिया करेगा, कोर्ट बुलाएगा तो मोबाइल लड़ने की जरूरत नहीं। कंप्लेंट आया, बताओ क्या लिखे, तो कहेंगे कि इसने हमारा छाता ले लिया है और छाता हमारा 200 रुपए का था और ये दे नहीं रहे हैं, न छाता दे रहे हैं 200 रुपए दे रहे। तो कोर्ट उनको दोनों को बुलाएगा, कहेगा इनको 200 रुपए आप देंगे कि छाता लौटाएंगे। तो दोनों एक काम करेगा, या तो छाता लौटाएगा या 200 रुपए देगा उसको, तो संतुलन बिंदु पे आ जाएगा।
फैसला हो जाएगा, कोर्ट का काम है उसको दिलवाना। तो जिसको किसी को कोई दिक्कत है वो कोर्ट जाना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब कोर्ट ईमानदार हो जाएगा, कोर्ट वास्तव में कोर्ट हो जाएगा, न्यायालय वास्तव में न्यायालय हो जाएगा, न्याय का घर हो जाएगा। अभी ना वहां न्यायाधीश है कहीं किसी न्यायालय में, और ना ही वहां पर न्याय होते हैं, और ना ही न्याय का कोई विधान है। देश या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं, पूरी दुनिया के किसी राष्ट्र में भी न्याय का विधान नहीं, जंगल राज ही चल रहा है। एक भी न्यायाधीश नहीं है जो न्याय को समझता हो। तो ये सभी गंभीर समस्या, हम जितनी बातें कह रहे हैं इसमें कोई भी खारिज करने की स्थिति में नहीं। न्याय के जितने भी हमने सारे वक्तव्य दिए हैं, ना कोई न्यायाधीश इसके एंटी जा सकता है, ना बोल सकता है। बोलेगा तो तुरंत वो अव्यवहारिक हो जाए, खुद न्याय के द्वारा पिट जाएगी उसकी बात, तर्कों के द्वारा वो अनैतिक सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि न्याय संगत बातें आते ही उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ये सब लाजवाब चीजें हमें ऐसा करनी चाहिए कि जल्दी ही पूरी दुनिया में न्याय लाया जाएगा। न्याय जनसभा ला रही है, इसके कार्यकर्ता अधिक से अधिक बने, अधिक से अधिक इसके सामर्थ समर्थक सदस्य बनाएं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक सब चीजें ले जाएं। जीवन बहुत अच्छा सबका इंतजार कर रहा है, और न्याय का जो युग होगा, न्याय का जो समय आएगा, वो पूरी मानवता का उद्धार करके रख देगा। सारा आंसू लोगों का पोंछ देगा, सारी गरीबी मिटा देगा, सारी भूखमरी मिटा देगा, अशिक्षा को समाप्त करेगा, सभी शिक्षित हो जाएंगे, सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे, सबको रोजगार मिलेगा, सबको सुविधाएं मिलेंगी, सबको सुंदर आवास और सुंदर इलाज, सुंदर हॉस्पिटल, सब कुछ सुलभ होगा। तो जब ये सारी चीजें हो सकती हैं, पूरा देश उन्नत हो सकता है, सिर्फ आपकी समझदारी से। आप सब हमेशा न्यायप्रिय बने, सही बातें मानने की धीरे धीरे आदत डालें, तो धीरे धीरे पूरे देश और समाज का उत्थान हो सकता है। आप सबकी आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये न्याय के विषय पर ये बात भी हम यहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि आज का समय हो गया है। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।